गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना नेक्स्ट चैप्टर। हम पढ़ रहे थे द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आज है अध्याय 12, कम से कम प्रयास का नियम। पुरस्कार जीतने वाली अपनी पुस्तक गन्स, जर्म्स एंड स्टील में मानव विज्ञानी एवं जीव विज्ञानी जेड डायमंड ने एक सामान्य तथ्य की ओर ध्यान केंद्रित कराया है। महाद्वीपों की आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। एक बार देखने में यह कथन बहुत ही सपाट और कम महत्व का लगता है, लेकिन इसका मानव व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। अमेरिका की प्राथमिक धुरी उत्तर से दक्षिण तक चलती है, यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका का भूभाग विस्तृत और मोटा होने के बजाय लंबा और पतला होता है। यही बात आमतौर पर अफ्रीका के लिए भी सच है। इसी बीच यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को बनाने वाला भूभाग इसकी विपरीत है। भूभाग का यह बड़ा हिस्सा आकार में अधिक ईस्ट वेस्ट हो जाता है। डायमंड के अनुसार आकार में इस अंतर ने सदियों से कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो डिफरेंस है, जब कृषि दुनिया भर में फैलने लगी तो किसानों को उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम भागों से विस्तार करने में आसानी हुई। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश के साथ स्थितियाँ जलवायु, सूर्य के प्रकाश और वर्षा की मात्रा और मौसम के परिवर्तन के समान होती है। मौसम के परिवर्तन में समान होती है। इन कारकों ने यूरोप और एशिया में किसानों को कुछ फसलों को घरेलू बनाने और फ्रांस से चीन तक के भूभाग पर उन्हें उगाने की गुंजाइश दी। तो क्लाइमेट का इतना डिफरेंस आता है। तुलनात्मक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते समय जलवायु में बहुत भिन्नता होती है। ज़रा सोचिए, कनाडा के मुकाबले फ्लोरिडा में मौसम कितना अलग है। आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली किसान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कनाडा की सर्दियों में फ्लोरिडा के संतरे उगाने में मदद नहीं मिलेगी। क्लाइमेट अलग होने के कारण आप एक जगह की चीज़ दूसरी जगह नहीं उगा सकते, क्योंकि वहाँ का वातावरण अलग है। बर्फ़ मिट्टी का कमज़ोर विकल्प है। जो बर्फ़ होती है वो मिट्टी का कमज़ोर विकल्प है, यानी कि आप बर्फ़ में वो नहीं उगा सकते जो आप मिट्टी में उगा सकते हैं। उत्तर दक्षिण मार्गों पर फसलों के विस्तार के लिए जब भी जलवायु में बदलाव हो, तब किसानों को नए पौधों को खोजना और उन्हें घरेलू बनाना होगा। जो उत्तर पश्चिम की जलवायु बदलाव उत्तर दक्षिण जो हमारे रास्ते होते हैं, उत्तर दक्षिण जो मार्ग होते हैं, उनमें फसलों के विस्तार के लिए आपको जो भी जलवायु में बदलाव हो, तो नए किसानों को नए पौधों को खोजना और उन्हें घरेलू बनाना होगा। नए पौधों को खोजना होगा और उनको अपनाना होगा, मतलब उनको घरेलू बनाना होगा। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप और एशिया में अमेरिका की तुलना में कृषि 2 गुना तेज़ी से फैल गई। इसी के परिणाम स्वरूप जो यूरोप और एशिया में अमेरिका की तुलना में कृषि बहुत जल्दी फैल गई है। सर्दियों के दौरान इस छोटे से अंतर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जो ठंडियाँ हैं, इसके कारण से उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है वहाँ पे कृषि उत्पादन में। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से अधिक तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हुई। अब जब खाद्य उत्पादन तेज़ी से होगा तो जनसंख्या वृद्धि भी जल्दी होगी। अधिक लोगों के साथ ये संस्कृतियाँ सुदृढ़ सेनाओं का निर्माण करने में सक्षम थी। जब जनसंख्या बढ़ गई तो जो हमारी संस्कृतियाँ हैं उनको मजबूत बनाने में कोई देर नहीं लगी, वो जल्दी मजबूत होती गई और सेनाओं के निर्माण में सक्षमता मिली और नई प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए बेहतर रूप से सूचित थी। जो कि नई प्रौद्योगिकी मतलब जो नए पैटर्न हैं, जो नई तकनीक हैं, उनको विकसित करने में बहुत उपयोगी रही। परिवर्तन छोटे रूप में शुरू हुए। एक फसल जो थोड़ी दूर तक फैल गई, एक आबादी जो थोड़ी तेज़ी से फैल गई, लेकिन समय के साथ ये पर्याप्त अंतर में तब्दील हो गई। अब जो जनसंख्या थी वो जल्दी बढ़ रही थी, लेकिन फसल धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन जब समय के साथ अंतर आया, यानी कि समय अंतराल आया बीच में, तो उसके बाद ये दोनों समान औसत में आ गए थे, यानी समान अनुपात में हो गई थी, जनसंख्या भी और फसल भी। वैश्विक स्तर पर कृषि का प्रसार व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उदाहरण है। जो ये लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, जो कृषि का प्रसार हो रहा है विश्व भर में, वो बदलाव के तीसरे नियम का उदाहरण है। जो हमारा तीसरा नियम है उसके उदाहरण है। पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि अभिप्रेरणा आदत बदलने की कुंजी है। शायद अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप वास्तव में ऐसा करते हैं। अगर आप वास्तव में रियली में कुछ चाहते हैं तो आप ऐसा करते हैं, उसको कर्म में परिवर्तित करते हैं, वर्क करते हैं उसके ऊपर। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वास्तविक प्रेरणा आलसी होती है, लेकिन अंदर से जो हमारी रियल प्रेरक तत्व हैं, रियल प्रेरणा है, वो आलसी होती है।
और वह करती है जो सुविधाजनक होता है, और जो ईजी होता है वो करते हैं। उत्पादकता का नवीनतम बेस्ट सेलर लेखक आपको क्या बताएगा? इसके बावजूद यह एक स्मार्ट रणनीति है, कोई मूर्खता नहीं। उत्पादकता का नवीनतम बेस्ट सेलर लेखक जो उत्पादकता के बारे में लेख लिखता है, वो नया, चाहे वो नया हो, लेकिन जो लेखक है वो आपको क्या बताएगा? एक स्मार्ट, ये इसके बावजूद भी एक स्मार्ट रणनीति है, उसको आप पढ़ सकते हैं। वो एक स्मार्ट वे है इस चीज़ को करने का, कोई मतलब फुलिश वे नहीं है, मूर्खतापूर्ण मार्ग नहीं है। ऊर्जा अनमोल होती है, जो एनर्जी है वो बहुत प्रेशियस होती है, वो कीमती होती है। और मस्तिष्क इस तरह बना होता है कि जब भी संभव हो इसे संरक्षित कर ले। और माइंड इस तरह से हमारा पैटर्न में बना होता है कि जब भी ज़रूरत हो तो इसे ऊर्जा को संरक्षित कर लेता है। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का पालन करना मानव का स्वभाव है। कम से कम प्रयास करना एक मानव का एक अंदरूनी स्वभाव है, जिसमें कहा गया है कि दो समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें कम से कम काम की आवश्यकता होती है। दो समान विकल्पों में अगर चुनने को कहा जाए मानव को, तो वो एक लीस्ट एफर्ट की ओर जाना चाहेगा जिसमें कम से कम काम की आवश्यकता हो। उदाहरण के तौर पर अलग अलग जलवायु वाले उत्तर की बजाय पूर्व की ओर बढ़ना। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि पूर्व में जहाँ खादानुकूलित वातावरण है, वहाँ इंसान मतलब जल्दी बढ़ना चाहेगा बजाय पूर्व के, कि जहाँ हालात बहुत कठिन है फसल उगाने के लिए। सभी संभावित क्रियाओं में से जो साकार होती है वह वही होती है जो कम से कम प्रयास में सबसे अधिक मूल्य देती है। सभी जो हमारी क्रियाएं होती हैं साकार रूप से वही प्रभावशाली होती हैं जहाँ कम से कम प्रयास करने की ज़रूरत होती है। हम जो आसान है उसे करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रेरित हम उसी काम को करने के लिए होते हैं जो ईजी होता है, ईजी टू डू। हर क्रिया में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का एक लिमिट होता है, तो काम को करने के लिए उतनी लिमिट की ज़रूरत होती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी क्रिया कम होती है। जितनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है काम उतना ही कम होता है, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा लग रही है। यदि आपका लक्ष्य प्रतिदिन 100 पुशअप करने का है तो बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। यदि आप सुबह उठकर सोचते हैं कि यार 100 पुशअप मारो, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है आपको। शुरुआत में जब आप प्रेरित और उत्साहित होते हैं तो आप आरंभ की ताकत जुटा सकते हैं। जब स्टार्टिंग में आपको जोश रहता है तब तो आप कर लेते हैं सुबह सुबह उठ के, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस तरह के प्रयास से थकावट महसूस होती है। लेकिन जब बाद में ज़रूरत आती है, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आप उठेंगे तो आपको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी 100 पुशअप करने की। ये एक अंदर से प्रेशर क्रिएट होगा, आपकी थकावट महसूस होगी आपको उस काम को करने की। इसी बीच प्रतिदिन 1 पुशअप करने की आदत से जुड़े रहने की लगभग कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसी बीच अगर आप 1 पुशअप करने की आदत डालते हैं तो इसके लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। और एक आदत को जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही इसके होने की संभावना अधिक होती है। अब एक आदत को आपको सतत बनाए रखनी है, और अगर इसमें कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसको आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यवहार को देखें जो आपके जीवन में बहुत कुछ भर देता है, और आप देखेंगे कि यह बहुत ही निचले स्तर की प्रेरणा के साथ किया जा सकता है। ऐसे व्यवहार को देखें जो आपके जीवन में बहुत कुछ भर रहा है, जो बहुत कुछ सोर्स इन्फॉर्मेशन का कलेक्ट करके आपके जीवन में भर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे अपना पैटर्न को चेक करें तो अपनी आदतों का पैटर्न को, फ़ोन पर स्क्रॉल करना, ईमेल की जांच करना और टेलीविज़न देखना जैसी आदतें हमारे समय का बड़ा हिस्सा छीन लेती हैं। स्क्रॉल करना फ़ोन पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल देखना वगैरह, और टेलीविज़न देखना, टीवी देखना, ये हमारे समय का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगभग प्रयास के बिना ही किया जा सकता है। तो इनमें कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं होती, ईजी टू डू होते हैं। स्क्रॉल करना, फेसबुक देखना, इनमें थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ये तो बैठे बैठे लेटे हो जाती हैं। तो एक बड़ा समय इनको काम को करने में चला जाता है, क्योंकि इनमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक, और वो सुविधाजनक है इसलिए आप कर रहे हैं उस चीज़ को। एक महीने में हर आदत उसमें सिर्फ एक बाधा है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। एक महीने में देखा जाए तो हर आदत एक बाधा होती है उस काम को करने में जो आप करना चाहते हैं रियली में। परहेज फिट होने में एक बाधा है, परहेज करना फिट होने में एक बाधा है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है परहेज, तो फिट होने के लिए आपको वो करना ही पड़ता है। ध्यान, शांति महसूस करने के लिए बाधा है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक शांति अनुभव करने के लिए एक बाधा है कि आपको ये करना पड़ेगा तभी शांति मिलेगी। जर्नलिंग, स्पष्ट रूप से सोचने की बात है। जर्नलिंग, आप किसी के बारे में शोध कर रहे हैं, किसी के बारे में जांच कर रहे हैं, तो वो
किसी चीज़ को जानने में एक बाधा होती है जर्नलिंग करना। ये गूगल पे जाके या डॉक्यूमेंटेशन आप किसी चीज़ का पढ़ रहे हैं तो वो एक बाधा है बीच में। आप वास्तव में आदत नहीं चाहते, आप वास्तव में वह परिणाम चाहते हैं जो आदतें प्रदान करती हैं। आप वास्तव में आदत नहीं बनाना चाहते। आप क्या चाहते हैं? आप वो परिणाम चाहते हैं, वो रिजल्ट्स चाहते हैं जो आदतें प्रदान करती हैं, जो आपको आदत सिखाती हैं कि ये आदत बनाओ। अधिक से अधिक बाधा यानी उतनी ही कठिन आदत। जब अधिक से अधिक बाधा आती है जिस चीज़ में, उतनी ही कठिन आदत वो बनती जाती है, जो आपके और आपके इच्छित अंत के बीच उतनी ही अधिक टकराव को प्रदर्शित करती है। जो आपके और आपके इच्छित अंत जो इच्छित अंत मतलब जैसा आप चाहते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, उसके बीच एक टकराव प्रदर्शित करती हैं। यही कारण है कि आपकी आदतों को इतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें तभी करें जब आप ऐसा महसूस भी नहीं कर रहे। यदि आप अपनी अच्छी आदतों को अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं तो आपके द्वारा उनका अनुसरण करने की अधिक संभावना होगी। अभी आप आदतों को अधिक सुविधाजनक अगर आप ईज़ी टू डू कर दें अपनी आदतों को, तो उनको फॉलोअप करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन उन क्षणों के बारे में क्या, जब हम विपरीत कर रहे होते हैं? लेकिन उन पैटर्न के बारे में या उस समय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब आप इसके अपोजिट कर रहे होते हैं? यदि हम सभी इतने आलसी हैं तो आप लोगों द्वारा पूरी की जाने वाली कठिन चीज़ों की व्याख्या कैसे करेंगे? यदि हम सभी इतने आलसी हैं तो आप कठिन चीज़ों की व्याख्या कैसे करेंगे कि क्या होता है कठिन चीज़? जैसे कि बच्चे का पालन पोषण करना या कोई व्यवसाय शुरू करना या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना वो भी एक टास्क है, या फिर आप कह सकते हैं कोई व्यवसाय स्टार्टअप शुरू करना, कोई बिज़नेस शुरू करना, वो भी एक टास्क है। या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना या किसी पहाड़ पर चढ़ना, माना कि माउंट एवरेस्ट है, तो ये सब कठिन लगेंगे आपको। निश्चित रूप से आप में बहुत कड़े परिश्रम की क्षमता होती है। इंसान के अंदर पावर बहुत होती है, किसी भी काम को करने के लिए असीम ताकत होती है। समस्या यह है कि कुछ दिन बाद आप कठोर परिश्रम की सोचते हैं और कुछ दिन में उसे छोड़ देते हैं। कुछ दिन तक तो आप बिल्कुल एनर्जी से उस काम को करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर टामाटोल होने लगता है। निर्णायक दिनों में जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ना महत्वपूर्ण है, ताकि आप जीवन में मिल रही चुनौतियों को पार कर सकें। जल्दी जल्दी पक्षों को अपनी तरफ करना है ताकि आप जो चाहते हैं वो पा सकें। जितना अवरोध कम अनुभव करेंगे उतना ही खुद को मजबूत करने उभारना आसान होगा। जितना आप उस अवरोध को कम करते जाएंगे, आपके इच्छित अंत और आपकी आदतों के बीच के पैटर्न को कम करते जाएंगे, उसके बीच के जो अवरोध मतलब अपोजिट जो फोर्स लग रही है उसको कम करते जाएंगे, तो उतने को तो अपने को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना उतना ही आसान बनता जाएगा। इसे आसान बनाएं के पीछे विचार चीज़ों को सिर्फ आसान बनाना नहीं बल्कि उन क्षणों में चीज़ों को करना है जहाँ तक संभव हो आसान बनाना है जो लंबी अवधि में लाभ दें। केवल ईजी बनाना टास्क नहीं है, टास्क है जब आप वो काम नहीं चाहते हैं तब भी उस काम को करना जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे वो चीज़। कम प्रयास से अधिक कैसे प्राप्त करें, अगला टॉपिक है इसका। कम प्रयास से अधिक कैसे प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा कम प्रयास से आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सोचिए आप बगीचे के बीच में मुड़े पानी का पाइप लेकर खड़े हैं। पानी का पाइप जब आप लगाते हैं तो बीच में कभी मुड़ जाता है ना, तो वहाँ पे पानी का फ्लो नहीं आ पाता। इसमें से कुछ पानी बह सकता है अधिक में, कुछ ही पानी आएगा, उसमें से ज़्यादा नहीं आता। यदि आपको पाइप में पानी की मात्रा को बढ़ाना है तो आपके पास दो विकल्प हैं। यदि आपको पानी के फोर्स को बढ़ाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला विकल्प है कि आप वॉल्व पूरा खोल दें और अधिक पानी आने दें। पहला तो ऑप्शन है कि आप वॉल्व जो नल का वो टोटी होता है उसको फुल खोल दें, तब आपको पानी अधिक मिलेगा। दूसरा है पाइप में जो मोड़ है उसे हटा दें, पानी को सामान्य तरह से बहने दें। और दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे पाइप मुड़ा हुआ है उसको सीधा कर दें, तो पानी का फ्लो ज़्यादा आ जाएगा। दो ऑप्शन है आपके पास। एक कठिन आदत के साथ जुड़े रहने के लिए अपनी प्रेरणा को पंप करने की कोशिश करना मुड़े पाइप के माध्यम से पानी को प्रभावित करने की कोशिश करने जैसा है। जब आप एक कठिन आदत के साथ जुड़े रहते हैं तो अपनी प्रेरणा को पंप करने के लिए जो मुड़े पाइप के माध्यम से पानी को प्रभावित करने की कोशिश करने जैसा है। तो जो मुड़ा पाइप है उससे पानी फ्लो करने की जैसा ही है ये, सेम टू सेम पैटर्न। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास किया जा सकता है। आप इसको कर तो सकते हैं, लेकिन जो पाइप मुड़ा हुआ है उसकी वजह से आप प्रयास बहुत करना पड़ेगा और इससे आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में तनाव, प्रेशर क्रिएट होगा। इस बीच अपनी आदतों को सरल और आसान बनाना पाइप को मोड़ को हटाने जैसा है।
इसी बीच अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि आपकी अपनी आदतों को सरल या ईजी बनाएं, तो जो पाइप का मोड़ है वो खोलने जैसा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपने जीवन में अवरोध से उभरने की कोशिश करने के बजाय आप इसे कम कर सकते हैं। जो आपका अपोजिट फोर्स लग रहा है उससे उभरने की कोशिश करने के बजाय आप इसे कम कर सकते हैं, जैसे पाइप को सीधा करना। अपनी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वातावरण को डिज़ाइन करने का अभ्यास है। अपनी आदतों को ईजी बनाने के लिए सबसे पहले एक सबसे जो सरल उपाय है वो है अपने एटमॉस्फेयर को अपनी आदतों के अनुसार सुविधाजनक बनाना या अपने एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना। अध्याय 6 में हमने संकेतों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एक विधि के रूप में वातावरण डिज़ाइन करने पर चर्चा की थी। पहले जो चैप्टर चले थे उसमें अपने वातावरण को सेट करना है, जो अपना एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने पे ही चर्चा की थी पीछे। लेकिन आप कार्यों को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को भी अनुकूल बना सकते हैं। आप आदतों को कार्यों को आसान बनाने के लिए भी अपना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक नई आदत का अभ्यास करने का निर्णय लेते समय ऐसी जगह चुनना जो सबसे अच्छा होता है, जो पहले से ही आपकी दिनचर्या का मार्ग हो। एक नई आदत को बनाना बहुत ईजी हो सकता है जब आप क्या करते हैं, जब आप उस मार्ग को लेते हैं जहाँ आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं अपना, उसको ईजी वे से करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आदतें बनाना तब आसान होता है जब वे आपके जीवन में प्रभाव में फिट होती हैं। आपका जो लाइफ का फ़्लो चल रहा है, आपका रूटीन का फ़्लो जो चल रहा है, जिन जिन मार्गों से आप गुजरते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, किचन में जाते हैं या हॉल में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, तो वहाँ अगर आप नई आदतों को जोड़ना चाहते हैं तो आप एक फ़्लो में जोड़ सकते हैं उनको। यदि जिम आपके काम करने के जाने के रास्ते में है तो आपके जिम जाने की अधिक संभावना है। यदि जहाँ से आप ऑफिस जाते हैं अगर वहीं रास्ते में आपका जिम है तो आपके जिम जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपके रास्ते में पड़ता है। क्योंकि आपकी जीवन शैली में बहुत अधिक अवरोध नहीं होता है, क्योंकि वो पैटर्न में उतना अवरोध नहीं है। आपको ऐसे नहीं कि अपोजिट जाना पड़ता होगा कहीं पीछे, वो आपके रास्ते में ही पड़ता है, तो वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ जाने की। तुलनात्मक रूप से यदि जिम आपके सामान्य रास्ते से दूर है, यहाँ तक कि कुछ ब्लॉक दूर, तो आप वहाँ पहुँचने के लिए अपने रास्ते से हट रहे होते हैं। जबकि अगर देखा जाए, अगर 2-3 प्लॉट भी आपका जिम दूर है आपके ऑफिस वाले रास्ते से या जहाँ पे आप ऑफिस जाते हैं, तो आपको वहाँ जाने के लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है। भरसक मतलब नॉर्मल एक अपोजिट फोर्स लगता है वहाँ जाने के लिए कि यार वहाँ है जिम तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये रास्ते से आप हट रहे होते हैं अपने रास्ते से। शायद और भी ज़्यादा प्रभावी आपके घर का कार्यालय के भीतर अवरोध को काम करना होता है। और भी ज़्यादा प्रभावी तब लगेगा ये चीज़ जब आपके घर के अंदर जो कार्यालय है उसके भीतर का विरोध आप कम कर देते हैं, उसके अवरोध को कम कर देते हैं। बहुत बार हम उच्च अवरोध वाले वातावरण में आदतों को शुरू करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं कि अपोजिट आपका क्लाइमेट चल रहा होता है, जहाँ पे नेगेटिव वातावरण है, आपकी आदतों के अनुकूल नहीं है, वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम नई आदत स्टार्ट करें। हम दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जाते समय एक सख्त आहार का पालन करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जाते हैं तो हम एक स्ट्रिक्ट डाइट का फॉलो करने के लिए अपने आप को वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इसका पालन कर सकें अपनी स्ट्रिक्ट डाइट का। हम एक अराजक घर में किताब लिखने की कोशिश करते हैं। अराजकता मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, वातावरण अनुकूल नहीं है, वहाँ हम एक किताब लिखने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान भंग करने से भरी सामग्री वाले स्मार्टफोन का उपयोग करते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ध्यान भंग कर रहा है हमारा स्मार्टफोन, हम उसका यूज़ करते हुए ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। यह इस तरह से नहीं होगा, ये बिल्कुल इस तरह से होगा ही नहीं। हम अवरोध के बिंदुओं को हटा सकते हैं जो हमें जकड़े रहते हैं। अवरोध जो हमारा अपोजिट फोर्स लग रहा है, उन पॉइंट्स को हटा सकते हैं जो हमको पकड़ रखें। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि 1970 में जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने करना शुरू किया था। अब 1970 में जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने कुछ ऐसा करना शुरू किया था। एक एग्जांपल के तौर पे वो कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। न्यूयॉर्कर में बेटर ऑल द टाइम शीर्षक से छपे आलेख में जेम्स सुरोविकी लिखते हैं, एक जापानी लेखक वो लिखते हैं न्यूयॉर्क के एक बेटर ऑल द टाइम एक शीर्षक का छपा हुआ वो आता है, आपका आलेख आता है। तो उसमें एक जापानीज़ जेम्स सुरोविकी एक लेखक होता है, तो उनमें लेख में लिखते हैं
जापानीज़ कंपनियों ने लीन प्रोडक्शन पर जोर दिया। उन्होंने लगातार उत्पादन की समस्त प्रक्रिया से हर तरह के नुकसान को ख़त्म कर दिया। इसके लिए काम को स्थान को फिर डिज़ाइन किया गया ताकि कर्मचारी मुड़ मुड़कर औजारों तक पहुंचने में भी अपना समय नष्ट न कर सके। इसके फलस्वरूप जापानी कारखानों में क्षमता बढ़ गई और जापानी उत्पाद अमेरिकी उत्पादों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर माने गए। 1974 में अमेरिका में बने कलर टेलीविज़न के लिए सर्विस कॉल्स जापान में बने टेलीविज़न के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होते थे 1974 में। और 1979 तक आते आते अमेरिकी कर्मचारी अपने सेट्स को असेंबल करने में 3 गुना समय लेते थे। 1974 में जो होता था, जो अमेरिकी कलर टेलीविज़न है उनकी मांग ज़्यादा होती थी 5 गुना जापानी कलर टेलीविज़न से। जबकि 1980 तक आते आते यह देखा गया कि जो असेंबल टाइम होता है, असेंबल मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, उसी में अमेरिकी जो कर्मचारी होते थे वो 3 गुना समय ले लेते थे जापानी कारीगरों से मुकाबले। मैं इस रणनीति को कुछ घटाकर कुछ प्राप्त करना चाहूँगा। मैं इस रणनीति को कुछ घटाकर कुछ प्राप्त करना कहूँगा। ये लेखक कहते हैं कि मैं इस रणनीति को इस नाम से जानूँगा कि कुछ घटाकर कुछ प्राप्त करना। जापानी कंपनियों ने निर्माण प्रक्रिया में हर बिंदु पर आने वाले अवरोधों को देखकर उनको हटाया। जापानी जो कर्मचारी थे उन्होंने हर पॉइंट्स पर देखा कि यहाँ पर हमको ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, हम इस चीज़ में और क्या सुधार कर सकते हैं। तो उन्होंने उन पॉइंट्स को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया उस टाइम को, जिससे उनका पोटेंशियल बढ़ गया कलर टीवी बनाने के प्रोडक्शन में। जैसे ही उन्होंने समय नष्ट करने वाले अवरोधों को कम किया, जैसे उन्होंने उस डिस्टेंस को कवर करा जो टाइम ले रही थी वहाँ पे, उनके ग्राहक और राजस्व दोनों ही बढ़ गए। उनका जो रॉयल्टी कह सकते हैं, राजस्व और ग्राहक दोनों बढ़ गए। इसी प्रकार से जब हम अवरोध के बिंदुओं को हटा देंगे तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे और कम कोशिश में हम अधिक हासिल कर सकेंगे। वही, अगर हम अवरोधों को हटा देंगे तो हम ज़्यादा हासिल करेंगे, उससे कम कोशिश करेंगे और ज़्यादा हासिल करेंगे। यही कारण है कि साफ़ रहने से हमारे मन को अच्छा लगता है। हम एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तथा उस संज्ञानात्मक भार को कम कर रहे होते हैं जो वातावरण हम पर डालता है, प्रेशर कम करता है जो वातावरण के थ्रू हम पर डालता है। यदि आप आदत बनाने वाले अधिकांश उत्पादों की ओर देखें तो पता लगेगा कि उत्पाद और सेवाएं आपके जीवन से अवरोधों को कुछ हद तक हटाते हैं। बहुत सारे उत्पाद देखेंगे तो वो उत्पाद क्या करते हैं, आपके जीवन से अवरोधों को हटाते हैं, उसी का काम करते हैं। खाने की डिलीवरी की सेवा से किराने खरीदने की मशक्क़त नहीं रहती। खाना आप घर ही में डिलीवर हो रहा है तो आपका वो टाइम बच गया किराने के स्टोर तक जाने का और परचेज़ करने का। डेटिंग ऐप से सामाजिक परिचय की मोहताजी नहीं रही। अब डेटिंग ऐप आती हैं तो उससे आपको किसी से मिलने की जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। राइड शेयरिंग सेवा से पूरे शहर में घूमने की परेशानी रहेगी। अब आपको जब से कैब बुकिंग आ गई ऑनलाइन, तब से आपको मार्केट जाके टैक्सी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। टैक्स मैसेज भर से मेल पर पत्र भेजने से मुक्ति हो जाती है। आप एक टैक्स मैसेज भेज सकते हैं जिससे आप मेल करने से बच सकते हैं। वो जब मेल करना एक लंबा प्रोसेस है ना। जैसे जापानी टीवी निर्माताओं ने अपने काम करने के स्थान को फिर से बनाया ताकि नुकसान नहीं हो, वैसे ही सफल कंपनियों अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर उन्हें यंत्रवत बनाती हैं, ऑटोमेट करते हैं हर कोई अपने काम को। जितना संभव हो सके कई पड़ावों को हटा देती हैं या फिर उन्हें सरल बना देती हैं। जितना हो सके प्रोसेस को कम करती हैं। ये गलत नहीं, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो काम ज़्यादा ले रही हैं, जो समय ज़्यादा खा रही हैं, तो उन टर्म्स को कम करना या उसको हटा ही देना। सफल कंपनियां हर स्तर पर अवरोधों को कम करती हैं, जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अकाउंट बनने की प्रक्रिया। जो डेवलप्ड कंपनी होती हैं वो अवरोधों को धीरे धीरे कम करती जाती हैं, प्रोसेस को जल्दी जल्दी फास्ट करती जाती हैं और प्रोसेस में एक एफिशिएंसी क्रिएट करती हैं। जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया, फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया को जल्दी जल्दी, और अकाउंट बनाने की, अकाउंट जैसे साइन इन करते हैं हम किसी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस या किसी भी सोशल साइट पे, तो उसको बहुत फास्ट कर देती हैं। वे अपने उत्पादों के साथ आसानी से समझ में आने वाले निर्देश देती हैं तथा उपभोक्ताओं से कम विकल्प पूछती हैं। बहुत कम ही विकल्प में आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, बहुत कम ऑप्शन रहते हैं उसमें, क्या क्या भरना है आपको जल्दी जल्दी फटाफट। वे उत्पादों के साथ आसानी समझ में आने वाले निर्देश देती है और निर्देशों को भी वो ईजी रखते हैं कि आपको ये फॉलो करना है और जल्दी जल्दी उन पर टिक करो। जब सबसे पहले आवाज़ से सक्रिय होने वाले स्पीकर बाज़ार में आए थे, यानी गूगल होम, अमेज़न इको और एप्पल होम पैड जैसे उत्पाद, तो मैंने एक मित्र से पूछा कि वह उत्पाद उसके बारे में क्या पसंद करता है जिसे उन्हें ख़रीदा था।
उनने कहा कि फ़ोन को निकालने, म्यूज़िक ऐप खोलने और प्लेलिस्ट चुनने के बजाय प्ले कंट्री म्यूज़िक कहना आसान होता है। अब एक ऑप्शन आ गया है जल्दी जल्दी गूगल पे करने का, जैसे आपका देखा होगा सिरी आता है एक, और एक और आता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एलेक्सा। तो अब आप ऐसी ऐप आ गई हैं जो आप अपनी वॉइस से ही कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को। तो उसी से उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, तो उसने कहा कि यार लिखने के बजाय या सर्च करने के बजाय बोलना बहुत आसान होता है। बेशक कुछ साल पहले स्टोर तक ड्राइविंग करने और सीडी खरीदने की तुलना में आपकी जेब में संगीत तक असीमित पहुंच होना उल्लेखनीय रूप से अवरोध रहित व्यवहार था। बहुत ही मतलब कुछ टाइम पहले ही, कुछ साल पहले सॉरी, स्टोर तक ड्राइविंग और सीडी खरीदने में या फिर स्टोर तक जाने में बहुत टाइम खाता है ना वो चीज़। तो उससे अब ऑनलाइन जो चीज़ें आ गई हैं उसमें बहुत अवरोध कम हो गया है, बहुत सारे प्रोसेस कम हो गए हैं। घर से निकलना, कैब करना, वहाँ जाना, स्टोर में जाना, सीडी खरीदना, फिर कैब करना, फिर वापस आना, फिर घर में जाके उसको सुनना। उससे अच्छा आप घर में बैठे बैठे ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी व्यवसाय उसी परिणाम को ज़्यादा आसान तरीके से देने के अनंत खोज है। कोई भी जो व्यवसाय होता है, स्टार्टअप होता है या कोई भी बिज़नेस होता है, परिणाम को, जो आपका नतीजा है उसको जल्दी जल्दी प्राप्त करने का तरीका होता है या अनंत खोज है उस चीज़ की। उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट को ही वो एक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। इस तरह की रणनीतियों का सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। सरकार द्वारा भी इस चीज़ को बहुत यूज़ में लाया जा रहा है इस चीज़ को। जब ब्रिटिश सरकार कर संग्रह दरों में वृद्धि करना चाहती थी तो उन्होंने नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने से रोक दिया जहां कर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी बजाय नागरिकों ने सीधे फॉर्म से लिंक कर दिया इसके बजाय नागरिकों को सीधे फॉर्म से लिंक कर दिया गया। इस प्रक्रिया में एक कदम कम करने से प्रक्रिया की दर 19.2% से बढ़कर 23.4% होगी। ब्रिटेन जैसे देश के लिए ये प्रतिशत अंक स्वराज्य में करोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब एक गवर्नमेंट एक स्कीम चलाई कि आपको जो कर, जो आपका मतलब ब्याज वो होता है, बैंक का डेप्ट होता है, उसको भरने के लिए एक वेब पेज पर जाना होता है, जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने कम कर दी। अब हर फ़ोन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उन्होंने डायरेक्ट क्या किया कि जो कस्टमर का लिंक था उसको डायरेक्ट फॉर्म से लिंक कर दिया, तो इससे इजी टू प्रोसेस हो गया। तो इससे जो दर थी, जो आपकी कर ब्याज वाली दर थी फॉर्म फिलअप करने की, वो 19% से बढ़कर 23% होगी। पता पॉसिबिलिटी बढ़ी है उसमें, 19 से 23% तक चली गई। केंद्रीय विचार एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ सही काम करना जितना संभव हो उतना आसान हो सके। बेहतर आदतों के निर्माण की अधिकांश लड़ाई हमारी अच्छी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने की और बुरी आदतों से जुड़े अवरोधों को बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर आधारित होती है। बेहतर आदतों के निर्माण की अधिकांश लड़ाई, जो हमारा अच्छी आदतें हैं उनको हमसे जोड़ने और जो बुरी आदतें हैं उनको हमसे हटाने का एक प्रोसेस है, ईजी प्रोसेस होता है। वातावरण को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करें। अगला टॉपिक है, वातावरण को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करें। जो अपना एटमॉस्फेयर है उसको आप फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ओसवाल्ड नैकोल्स मिसिसिपी के नाटचेज के आईटी डेवलपर हैं। वे ऐसे शख्स हैं जो आगे की कार्यवाही के लिए वातावरण का इस्तेमाल करने की शक्ति को समझते हैं। उनको पता है कि वातावरण को कैसे इस्तेमाल किया जाए फ्यूचर के यूज़ के लिए। नकोल्स ने अपनी सफाई की आदतों में एक रणनीति को समाविष्ट किया। उन्होंने अपनी सफाई की जो आदत थी उनमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया, जिसे उन्होंने कमरे को रिसेट करना कहा। अब उन्होंने उसको एक टर्म दिया, कमरे को रिसेट करना। उदाहरण के लिए जब वे टीवी देखना समाप्त करते हैं तो वे रिमोट को फिर टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, सोफे पर तकिए को व्यवस्थित करते हैं और कंबल की तह करते हैं। जब वे अपनी कार छोड़ते हैं तो उसमें पड़े किसी भी कूड़े को फेंक देते हैं। जब वे शावर लेते हैं तो उस समय टॉयलेट को साफ़ कर लेते हैं। जब शावर गर्म हो रहा होता है, वे लिखते हैं, जब आप शावर में स्नान करते होते हैं तो उससे पहले टॉयलेट को साफ़ करना इस काम का सटीक समय होता है। अब उन्होंने एक प्रोसेस को नाम दिया अपने कमरे को सेट करना। तो उन्होंने विभिन्न प्रोसेसों को लाइन अप कर दिया उस चीज़ में। जैसे अगर आप शावर गर्म कर रहे हैं या गीज़र ऑन कर दिया, तो जब तक गीज़र का पानी गर्म हो रहा है तब तक आप टॉयलेट साफ़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यही सबसे सही समय होता है टॉयलेट साफ़ करने का। प्रत्येक कमरे में रिसेट करने का उद्देश्य केवल पिछली कार्यवाही के बाद सफाई करना नहीं है, बल्कि इसे अगली कार्यवाही के लिए तैयार करना है। जब भी आप कमरे को रिसेट कर रहे होते हैं
तो उसका जो उद्देश्य होता है वो केवल ये नहीं होता है कि हमको सफाई करना है, बल्कि ये भी होता है कि अगले टास्क के लिए हम कमरे को तैयार कर रहे हैं। नकोल्स लिखते हैं, जब मैं कमरे में जाता हूँ तो हर वस्तु अपने स्थान पर रखी मिलती है, क्योंकि मैं हर कमरे में ऐसा ही करता हूँ। इससे सामान भी सलामत रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं परिश्रमी हूँ, लेकिन वास्तव में मैं आलसी हूँ, और मैं अति सक्रिय आलसी हूँ, क्योंकि ऐसा कर लेने से आपको बहुत समय मिलता है। लोग जब भी वो कमरे में जाते हैं तो वो वस्तु जहाँ रहती है, जहाँ जिस चीज़ का स्थान होता है वो वहीं रखी हुई मिलती है उनको, और इससे उनका सामान भी सलामत रहता है। वो कभी ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। लोग सोचते हैं कि वो परिश्रमी है, लेकिन वास्तव में वो आलसी हैं, और वो खुद को अति सक्रिय आलसी बोलते हैं, मतलब हाइपर एक्टिव लेज़ी पर्सन। क्योंकि ऐसा करने से आपको आगे बहुत समय मिलता है, आगे का टाइम आपका कवर अप हो जाता है। तो वो आप खुद को आलसी के बजाय अति सक्रिय आलसी के नाम से जानते हैं। जब भी आप अपने इच्छित उद्देश्य के लिए एक स्थान को व्यवस्थित करते हैं तो आप इसे अगली कार्रवाई के लिए आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी पत्नी ग्रीटिंग कार्ड्स का एक बक्सा रखती है, जो जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, ग्रेजुएशन आदि मौक़ों के हिसाब से वर्गीकृत होते हैं। जब भी आवश्यक होता है वह एक उपयुक्त कार्ड निकालती है और उसे भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने के मामले में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है, क्योंकि उसने ऐसा करने का अवरोध कम कर दिया है। सालों तक मैं इसके विपरीत था। किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता और मैं सोचता कि मुझे कार्ड भेजना चाहिए, लेकिन फिर सप्ताह बीत जाते और जब तक मुझे स्टोर पर जाकर कार्ड खरीदने की याद आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती। वह आदत आसान नहीं थी। अब इनकी जो वाइफ है उन्होंने कार्ड को डेकोरेट करके रखा है। किसी की शादी, किसी की वेडिंग, किसी का बर्थडे हो रहा है तो कार्ड भेजना ज़रूरी होता है। मतलब उनके टाइम पे शायद वो प्रथा चलती होगी। तो उनकी वाइफ ने उस अवरोध को कम कर दिया, उसको गैप को कम कर दिया। अब जब भी किसी को ज़रूरत होती तो वो कार्ड निकाल के तुरंत लिख के सेंड कर देती थी। लेकिन जब लेखक पे बात आती है तो लेखक बोलता है मैं इस चीज़ में बहुत आलसी हूँ, मुझे स्टोर पे जाना पड़ेगा, फिर कार्ड ख़रीदना पड़ेगा, फिर घर आके वापस उसको लिख के फिर सेंड करना पड़ेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं इस आदत में बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने उस अवरोध को बहुत कम कर दिया। अपना वातावरण ठीक करने के कई तरीके होते हैं ताकि उसका तत्काल उपयोग किया जा सके। यदि आप सेहतमंद नाश्ता बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाइए, कुकिंग स्प्रे को काउंटर पर सेट करके रखिए, और कोई भी ऐसी प्लेटें और बर्तन लें जिसकी ज़रूरत आपको एक रात पहले पड़ेगी। जब आप उठेंगे तो नाश्ता तैयार करने में आसानी होगी। अब इनका कहने का मतलब ये है कि आप किचन को रात से ही प्रिपेयर कर दीजिए। कढ़ाई को पहले चूल्हे पर चढ़ा के रखिए ताकि सुबह जाके आपको उतना ईजी लगे। इस चीज़ प्रोसेस को बहुत ईजी बना सकता है ये चीज़। प्लेट को जो चाहिए आपको उसको रेडी करके रख सकते हैं, तो जब भी आप उठेंगे तो नाश्ता करने में बहुत ईजी लगेगा आपको। पहला पॉइंट है इसमें। अधिक ड्राइंग करनी है, अगर आपको अधिक ड्राइंग करनी है, अपनी पेंसिलें, पेन, नोटबुक और ड्राइंग टूल्स को अपने डेस्क पर इस प्रकार रखिए कि पहुँच में रह सकें। तो अपने डेस्क को पहले से रेडी रखें। दूसरा है व्यायाम करना चाहते हैं, अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, वर्कआउट के कपड़े, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से रख दीजिए। आप इस चीज़ को पहले से ही एक जगह पर रख सकते हैं ताकि आपको देख के ईजी प्रोसेस में तुरंत प्रोसेस हो सके। तीसरा है डाइट सुधारना चाहते हैं, बहुत से फल सब्जियां सप्ताह के अंत में ही काट कर रख लें। काट कर रख दो सब्जियों को, फल को, लेकिन उन्हें एक बर्तन में रख लीजिए और बर्तन में पैक कर लो उन चीज़ को, ताकि आप आसानी से सेहतमंद रह सकें और पूरे सप्ताह आपको सामग्री तैयार मिल सके, विकल्प मिल सके, ताकि आप पूरे हफ्ते भर उस चीज़ का यूज़ कर सकें। आप पहले से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं उस चीज़ की। ये सरल तरीके हैं जिनसे अच्छी आदत को न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाया जा सकता है। यही कुछ अच्छे तरीके हैं जिनसे आप सरल आदत को क्या ईजी बना सकते हैं, ईजी टू यूज़। आप इस सिद्धांत को उल्टा भी कर सकते हैं और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए वातावरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस चीज़ का बिल्कुल उल्टा इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी बुरी आदतों को हटाने के लिए। आप उसमें अवरोध को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बहुत अधिक टीवी देख रहे हैं तो प्रत्येक उपयोग के बाद इसे अनप्लग कर दें। प्लग वापस सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर से बोल सकें जो आप देखना चाहते हैं। यह सेटअप व्यर्थ टीवी देखने को आपको रोकने से पर्याप्त अवरोध बनाता है। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तो जब भी आप टीवी देखते हैं उसके बाद बंद करते हैं तो टीवी का प्लग निकाल दो, वायर निकाल के वहाँ रख दो और रिमोट टीवी के ऊपर रख दो या टीवी के पास रख दो। इससे जब भी आप नेक्स्ट शो अपने मुंह से ज़ोर से बोल सकेंगे, यानी अगर मैं कह रहा हूँ मुझे द कपिल शर्मा शो देखना है, तो आप अगर मैं ऐसा बोल सकूँ यार मुझे कपिल शर्मा शो देखना है, तभी मैं प्लग लगाऊँ और टीवी ऑन करूँगा, जब मैं उस चीज़ को ज़ोर से बोल सकूँगा।
जो आप देखना चाहते हैं। यह सेटअप व्यर्थ टीवी देखने से आपको रोकने के पर्याप्त अवरोध बनाता है। ये सेटअप आपको ज़्यादा टीवी देखने से रोकने का एक अवरोध बना सकता है। यदि यह तरीका काम नहीं करता तो आप इसके एकदम और आगे ले जा सकते हैं। एक कदम, टेलीविज़न को अनप्लग करें और प्रत्येक उपयोग के बाद बैटरी को रिमोट से निकाल कर बाहर निकालें, क्योंकि मैं इसे वापस चालू करने में अतिरिक्त 10 सेकंड लगते हैं। और यदि वास्तव में आप पक्के हैं तो टेलीविज़न का प्रत्येक उपयोग के बाद लिविंग रूम से बाहर एक कोठरी के स्थान पर रख दें। यदि आप सुनिश्चित कर सकें कि आप इसे तभी निकालेंगे जब आप वास्तव में कुछ देखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा अवरोध होगा, आदत की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। अब इसको और एक कदम आगे ले जाना तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिमोट के सेल निकाल सकते हैं, टीवी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी हो तो आपको बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा उस चीज़ में। तो ये एक गैप बन जाता है बुरी आदतों के बीच। जब भी संभव हो मैं अपना फ़ोन दोपहर के भोजन के बाद एक अलग कमरे में छोड़ देता हूँ। यह मेरे बगल में दाईं ओर होता है, तो मैं बिना किसी कारण पूरी सुबह इसे देखता रहता हूँ। लेकिन जब ये दूसरे कमरे में होता है तो मैं शायद किसी को कई बार सोचता हूँ कि इसके बारे में कि यार जाऊँ वहाँ उठाऊँ फ़ोन देखूँ। इसमें अवरोध इतना अधिक होता है कि मैं इसे बिना किसी कारण के नहीं जा सकता। अब ये कह रहे हैं कि फ़ोन अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं इसको अगले कमरे में रख देता हूँ, ताकि मुझे वहाँ जाना पड़े, सोचना पड़े पहले कि यार फ़ोन वहाँ रखा है, वहाँ जाके उठाऊँ देखूँ। और जब पास में रखा रहता तो 50 बार मैं सुबह देखता हूँ और सुबह पूरी इसी में चली जाती है देखने में। नतीजन मुझे हर सुबह 3 से 4 घंटे मिलते हैं जब मैं बिना किसी रुकावट के काम कर सकता हूँ। और ये प्रोसेस करने के बाद कमरा मतलब फ़ोन को अलग रूम में रखने के बाद मुझे 3-4 घंटे मिल जाते हैं अपना काम करने के लिए। यदि दूसरे कमरे में फ़ोन रखना पर्याप्त नहीं लगता तो किसी मित्र या परिवार के सदस्यों को कुछ घंटे के लिए अपना इसे छिपाने को कहें। किसी सह कमरे से कहें कि मुझे फ़ोन सुबह उसी मेज़ पर रखें और दोपहर के बाद उसको वापस कर दें। अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा आपको तो आप घर के किसी सदस्य को अपना फ़ोन दे सकते हैं कि यार इसको छुपा दे कहीं। या कलीग्स होते हैं आपके ऑफिस में तो उनको कहें कि यार मुझे ना फ़ोन तभी देना जब मैं दोपहर के काम के बाद यहाँ पे आऊँ, तो मुझे फ़ोन डेस्क पर मिलना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए आप कितना कम अवरोध आवश्यक होता है। जब मैं फ्रिज में पिछले हिस्से में बियर छिपाता हूँ जहाँ मैं देख नहीं सकता तो मैं कम पीता हूँ। अब लेके कहते हैं जहाँ मैं पीछे के फ्रीज़र के पीछे वाले हिस्से में अगर बियर रख दूँ तो मुझे ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। इससे मेरी बियर पीने की आदत में कम जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। जब मैं अपने फ़ोन को सोशल मीडिया ऐप हटाता हूँ तो उन्हें फिर से डाउनलोड करने और लॉगिन करने से पहले हफ्ते बीत सकते हैं। अगर आपने फेसबुक देखा और डिलीट कर दिया तो उसको रीडाउनलोड करने में, दोबारा साइन इन करने में टाइम लगता है। तो इसमें हफ्तों बीत सकते हैं कई बार अगर आपने डिलीट कर रखा है तो ये आपके आदत का एक गैप बना सकता है। इन ट्रिक्स से पक्की लत का पर अंकुश लगने की एक संभावना नहीं है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यह थोड़ा सा अवरोध एक अच्छी आदत के साथ जुड़ने या एक बुरी आदत से फिसलने का अंतर हो सकता है। ये मतलब अच्छा फार्मूला नहीं है, मतलब पक्का फार्मूला नहीं है कि आप बुरी आदतों से छूट जाएंगे, लेकिन एक पैटर्न है कि आप अच्छी आदतों की तरफ बढ़ेंगे और बुरी आदतों से हट जाएंगे। थोड़ा ये प्रोसेस है ये उनके बीच का। ऐसे दर्जनों परिवर्तन करने, अच्छे व्यवहार को आसान बनाने और बुरे व्यवहार को कठिन बनाने के लिए एक डिज़ाइन किए गए वातावरण में रहने की संचयी प्रभाव की कल्पना करें। अब आप ऐसे प्रोसेस में अब आप जैसे आप ये पैटर्न समझ गए हैं कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस करना है, तो आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं आपके आसपास। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक या प्रशिक्षक का एक लीडर के रूप में व्यवहार में बदलाव ला रहे हों, लेकिन हमें खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए, हम एक ऐसी दुनिया को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ सही करना आसान हो, अपने जीवन को नया स्वरूप दें ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हों जिन्हें करना सबसे ज़्यादा आसान हो। अब आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं अभिभावकों को, हमें ऐसी दुनिया बनाएं डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ सही करना आसान हो। सही करने का आपको ईजी रहना चाहिए, सही करना आपको ईजी लगना चाहिए, हर चीज़ फ्लो में लगनी चाहिए। आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जो आपको ईजी टू यूज़ लगे अच्छी आदतों बनाने के लिए, और वे कार्य हों जिन्हें करना सबसे ज़्यादा आसान हो। वही कार्य सबसे ज़्यादा मायने रखनी चाहिए। यही एटमॉस्फेयर बनाने का एक ध्येय होना चाहिए आपका। अध्याय का सार है, पहला पॉइंट है मनुष्य का व्यवहार लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलता है। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलता है मानव का बिहेवियर। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें काम की कम मात्रा की ज़रूरत होती है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जहाँ हमें लीस्ट इफेक्ट की ज़रूरत होती है। लीस्ट एफर्ट लगाना मतलब एफर्ट बहुत कम लगना चाहिए उधर। और दूसरा है ऐसा माहौल बनाएं जहाँ सही चीज़ों को करना जितना संभव हो उतना आसान लगे से। ऐसा माहौल क्रिएट करें कि सही चीज़ों को करने के लिए आपको लीस्ट एफर्ट करने की ज़रूरत हो, एफर्ट बहुत कम लगना चाहिए उसमें।
तीसरा है अच्छी आदतों के अवरोध को कम करें। जहाँ अवरोध कम होंगे आदतें आसान होंगी। ठीक है। चौथा पॉइंट है खराब आदतों को अवरोधों को बढ़ा दें। खराब आदतों के अवरोध को बढ़ा दें, बड़ा कर दें उस चीज़ को। जब ज़्यादा अवरोध होंगे तो आदतें कठिन होंगी। ब्लॉकेज ज़्यादा होंगे बीच में तो आदतें कठिन होंगी। जैसे वो टीवी शिफ्ट करने वाला, फ़ोन शिफ्ट करने वाला जो आइडिया है वही। और लास्ट पॉइंट है भावी कामों को आसान करने के लिए अपना माहौल सुधार लें। और जो आप भावी मतलब इमोशनल वर्क है उस काम को करने के लिए माहौल ईज़ी बना लें। तो ये था गाइस आज का टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो पार्ट अध्याय है 13वां, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। जो आपकी प्रोकास्टिनेशन वाली आदत है कि कल करूँगा, इसको 2 मिनट में कैसे रोकें। 2 मिनट के अंदर ही ये रुक जाएगी। इसको कैसे करना है ये अगले हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।